हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में बात करेंगे कुछ हम ऐसे दो तीन स्टॉक्स की जिनको कि आप रडार पे रख सकते हैं, जिनमें आने वाले दिनों में काफी पोटेंशियल ग्रोथ पोटेंशियल दिखाई देता है। उससे पहले मैं जाऊं, मैं कमेंट बॉक्स में पढ़ रही हूँ कि आप लोगों ने एक्साइड इंडस्ट्री बाय किया है, राइट। मैंने अपनी वॉच लिस्ट शेयर की थी, राइट। माइंड यू, आई हैव टोल्ड यू द लेवल्स आल्सो, एंड वॉच लिस्ट शेयर की थी, ठीक है। मुझे याद है मैंने शेयर की थी आपके साथ on 26th of July, right? On this date, I have shared कि ये ट्रायंगल पैटर्न बना है और ब्रेकआउट आया है। On the 29th, मेरे हिसाब से तो इसमें बाइंग बनी ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने कुछ भी नहीं देखा, आपने केवल नाम सुना और स्टॉक खुला और आपने बाय करा है। आप देखिए, आपके सामने मैं 29 जुलाई लगाती हूँ, ये 29 जुलाई है। दिस इज 29 जुलाई का फर्स्ट कैंडल, राइट। आप देख सकते हैं पहली कैंडल का हाई और पहली कैंडल का लो तो मार्क करोगे ना, या बस आंख बंद करके आप एंट्री ले लोगे? आपको कम से कम कुछ तो आपकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ना, ऑन माय रिसर्च एज वेल। अब ये पहली कैंडल का हाई भी नहीं ब्रेक हुआ 5 मिनट की, और इनफैक्ट लो ब्रेक हो गया। अगर आपने एंट्री ले भी ली थी तो कम से कम निकल जाओ, राइट। एंड यू गाइज आर स्टिल होल्डिंग, तो कीप होल्डिंग, व्हाट कैन एनीबडी डू, राइट। आप लोग बड़े बड़ी चीजें लिख रहे हो कि इतना लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया। मैंने आपके साथ वॉच लिस्ट शेयर की थी, उसमें आप एंट्री कैसे लेते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई जस्ट शोड इट यू कि एटलीस्ट 5 मिनट्स का, 15 मिनट्स का एक कोई तो मॉर्निंग रेंज रखो ना, कि उसके ब्रेक होने पे आप ट्रेड करोगे। आपके सामने फर्स्ट कैंडल लगी हुई है 29 जुलाई की। द हाई ऑफ दिस कैंडल इज नॉट ब्रोकन, लो इज नॉट ब्रोकन, एंड इट्स फॉलिंग डाउन. Also, I was dating some gentleman who's withdrawn money from the Provident Fund. उन्होंने ट्रेड किया है एफएनओ में, और आई थिंक मैंने एलएनटी एफएन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस दिया था। 4 पॉइंट्स देने के बाद स्टॉक जो है स्टॉक ने स्टॉप लॉस हिट किया था, आई थिंक 2-3 दिन पहले। आपको किसने कहा है कि आपकी जो हार्ड अर्न मनी है, जो आपकी रिटायरमेंट मनी है, वो एफएनओ में लगाइए? आपको केवल पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, राइट। अगर आपके पास इतना आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, इफ योर एज इज ग्रोइंग, यू शुड रिमेंबर दैट ओनली द सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट यू हैव टू ट्रेड इन। आप लिख रहे हैं आपने 31,000 का नुकसान लिया, बट हु आस्क्ड यू टू ट्रेड इन फ्यूचर्स? मैं कभी फ्यूचर के लेवल देती ही नहीं हूँ। मैं हमेशा आपको कैश के लेवल्स बाय के लिए देती हूँ, और आप फ्यूचर्स में लेते हैं तो आप जिम्मेदारी लीजिए अपने ट्रेड्स की, राइट। और आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं 5,000 का रिस्क ले सकता हूँ कि 10,000 का। 31,000 तक क्यों बैठना आपको? बट एनीवे, चॉइसेस आप बनाते हैं, फिर यहाँ पे आके कंप्लेन करते हैं, लिखते हैं। अगर मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि एक तो पहली बात समझिए कि मॉर्निंग रेंज का ही ब्रेकआउट नहीं हुआ। अगर आपने इस दिन लिया था तो आपको अच्छा मूव मिला है, राइट। 544 से 5,555 तक। अगर आपने इस दिन लिया है 29 तारीख को, मेरे को याद है 555 का लेवल मैंने बोला था, 555 का लेवल आपको बोला था। फर्स्ट कैंडल का हाई और लो कहाँ ब्रेक हुआ है? इट्स नॉट ब्रोकन। 9:15 की जो कैंडल है ना, उसका हाई ब्रेक हुआ है, इनफैक्ट लो ब्रेक हो गया कुछ समय बाद। हाउ कैन यू होल्ड दिस स्टॉक, टेल मी। आपको अगर इतनी समझ नहीं है तो आप प्लीज ट्रेड मत करिए। आपको अगर आपके पास इतना ज्ञान नहीं है कि कब एंट्री लेनी है, तो प्लीज डोंट ट्रेड। एनीवे, अगर आप लॉस में बैठे हुए एक साइड में, मैंने कभी आपको फ्यूचर नहीं बोला है कि आप फ्यूचर लेके बैठिए। अगर आप लेके बैठे हैं कैश में तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, तो फ्यूचर में लेके बैठे हैं वो चॉइस आपने बनाई है, राइट। मैंने नहीं आपको दिया है, फ्यूचर में कभी कोई स्टॉक नहीं देती मैं। एनीवे, ये मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो लोग मिस्टेक करते हैं, जो लोग गलत ट्रेड ले लेते हैं, जो लोग स्टॉप लॉस नहीं ऑनर करते हैं, तो वो 5-10 हजार की जगह 31,000 का नुकसान झेलते हैं। और जो लोग कोई सिस्टम नहीं फॉलो करते हैं, वो भी लंबे लंबे नुकसान को झेलते हैं। एनीवे, आज हम बात करते हैं आज का कौन सा स्टॉक मेरे रडार पे रहने वाला है। आई विल टेल यू, आई हैव 2-3 स्टॉक्स ऑन माय रडार, राइट, जिनको मैं रडार पे रखूंगी, और उन तीनों स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे एक के बाद एक। तो सबसे पहला स्टॉक जो है वो है हाईरेक्ट, और विच इज हिंद रेक्टिफायर्स। ये स्टॉक जो है, इसने आज अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने की कोशिश की है। यहाँ पे काफी समय लॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ है और इसने अपने हाई को ब्रेक किया है, राइट। आप देख सकते हैं कि ये इसका एक कंसोलिडेशन जोन था। प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही खिसक रहा था। यहाँ से देखिए प्राइस जो है ऊपर 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 जा रहा था, तो दैट मीन्स द स्टॉक वाज एन अप ट्रेंड, और आज इसने अपने हाई के ऊपर
क्लोजिंग दिया है, मुझे लगता है कल भी अपर सर्किट लगाएगा। अगर आपको इसमें एंट्री लेनी है, द ओनली वे टू टेक एन एंट्री इन दिस स्टॉक इज कि आप प्री मार्केट में ऑर्डर लगाइए और मार्केट ऑर्डर लगाइए। आप लिमिट ऑर्डर लगाएंगे तो आपको शायद स्टॉक नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कल अगर आप लेते हैं और ये गैप अप में ही खुलता है, 5% के अपर सर्किट पे खुलता है, हो सकता है वहां से थोड़ा नीचे आ जाए फिर रिट्रेस करे, तो आप वेट भी कर सकते हैं। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो यही तरीका है कि आप प्री मार्केट में, मतलब 9 बजे से लेके 9 बजे 7 मिनट में आप इसमें मार्केट ऑर्डर लगा के छोड़िए, आपको ये जरूर मिलेगा। तो हाईरेक्ट और हिंद रेक्टिफायर्स लिमिटेड इज माय फर्स्ट स्टॉक, जिसमें प्राइस जो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आपको बाय मैंने ऑलरेडी इसका इनिशिएट कर दिया 825 या 827 के आसपास। स्टॉक 830 के आसपास है। अगर ये ऊपर जाके गिरता है नीचे और 830 पे आता है, वापस रिटेस करता है, तो आपको बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी। आपका स्टॉप लॉस रहेगा कुछ 770 का, और आपके टारगेट्स रहेंगे ऊपर की तरफ 850, 900, 950, 1000। ये आपको टारगेट्स आते हुए दिखाई दे जाएंगे। उसके बाद एक स्टॉक है, एक बार देख लेते हैं ये हाईरेक करता क्या है, कंपनी क्या करती है। तो एक बार इसको क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो कंपनी है ये 1420 करोड़ की है, पी कुछ 58.8 की है, आरओसी इज अबाउट 15.9, ROC is about 15.9 and ROE is about 14.7. This company is basically primarily engaged in developing, designing, manufacturing and making power semiconductor and power electric equipment and railway transportation equipments. And the company is engaged in developing, designing all of it. Railways, industrial, product lead. Basically, they are into two segments. Railways, they supply traction and aux transformers, IGBT propulsion systems, auxiliary converters, battery chargers, onboard DC rectifiers, traction motor, electrical switchboards, safety and protection, electronics, etc., etc. And industrial में they are supplying electrostatic precipitator, high current rectifier, power quality improvement, and special rectifiers. और अगर बात करते हैं इनके ऑर्डर बुक की, तो ऑर्डर बुक है इनकी 535 करोड़ की, जो कि इनको नेक्स्ट 18 मंथ्स में एग्जीक्यूट करना है। अब एक बार देख लेते हैं कि company is expected to give good quarters and the book values, the stock trade is trading at 11.4 times its book value. Company has a low return on equity. अब देखते हैं इनकी सेल्स में क्या हो रहा है। तो 2021 से लेके अब तक इनकी सेल ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो चुकी है। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो देयर इज अ गुड ग्रोथ, ऑलमोस्ट लाइक 50% ग्रोथ इन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी इनके बढ़ के 4 to 5 टाइम्स हो चुके हैं, राइट। और ईपीएस की बात करें फ्रॉम अ टाइम व्हेन इट वाज नेगेटिव, उससे ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है। और अगर सेल्स की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर, तो डेफिनेटली देयर इज अ ग्रोथ इन द सेल्स। द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेस पे थोड़ा सा नीचे हुए, डिक्लाइन हुए, 10% से 9% पे आए। और अगर हम बात करते हैं इनके नेट प्रॉफिट की, तो 10 करोड़ से बढ़ के प्रॉफिट एक बार नेगेटिव होने के बाद भी पॉजिटिव में आ गया, 18 करोड़ पे। ईपीएस नेगेटिव होने के बाद नाउ इट्स इन द पॉजिटिव जोन। उसके बाद हम बात करते हैं रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स ग्रो कर रहे हैं और इनके बोरोइंग्स भी ग्रो कर रही हैं। इनफैक्ट बोरोइंग रिजर्व से थोड़ा सा ज्यादा है। अब हम बात करते हैं कि इनकी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड द प्रॉफिट्स हैव बीन ग्रोइंग, दैट्स फाइन। अब हम बात करते हैं इनके डेटर डेज, तो डेटर डेज डेफिनेटली हैव गॉन डाउन, आरओसी इज इम्प्रूव। और अगर हम बात करते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग, तो प्रोमोटर्स धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। 42.25% से बढ़ा के इन्होंने 44% को किया है। एफआईज ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा रिड्यूस किया है, डीआई इज ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है, पब्लिक होल्डिंग थोड़ा सा नीचे गई है। तो बेसिकली प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। अब तो स्टॉक का स्पेस अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा रेड फ्लैग्स नहीं है, आप इसको रडार पे रख सकते हैं। और दूसरा स्टॉक जो मैं आपको देना चाहूंगी वो है आइस मेकर। आइस मेकर को अभी हम स्टडी करते हैं व्हाट एग्जैक्टली दिस कंपनी डज, उसके बाद हम इसके प्राइस को स्टडी करेंगे। The ice make refrigeration is 1425 crore company. Stock P is 54.6 and ROC is about 34%. ROE is about 28%. अगर बात करते हैं exactly क्या कंपनी क्या करती है, is engaged in business of providing customized cooling solutions like cold rooms, freezers, commercial and industrial refrigeration system and chilling.
उसके बाद चिलिंग प्लांट्स, अगर बात करें इनके बिजनेस तो कोल्ड रूम्स के हैं, कमर्शियल रेफ्रिजरेशन के हैं, इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन के हैं, ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन के हैं, राइट। अगर आप देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि मिल्क हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड, सो इट इज ऑलवेज ट्रांसपोर्टेड इन अ रेफ्रिजरेटेड container. So the company offers transport refrigeration products and services like refrigerated containers, refrigerated vans, insulated containers, bunkhouse, etc. Ammonia refrigeration. The company recently started ammonia refrigeration products and services like turnkey projects for cold storage stores, water chillers for dairy, glycol chillers and milk deep chilling for dairy, etc. अगर रेवेन्यू की बात करें तो कोल्ड रूम से 47% का रेवेन्यू है, कमर्शियल रेफ्रिजरेशन से 28% का, इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन 4%, ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन 10%, ammonia refrigeration 4%. And 63% of the total revenue is generated from the Western India. अगर इनके clients की बात करें तो company caters to the wide range of industries like dairy, ice cream, food processing, agricultural, pharmaceutical, cold chain, logistics, hospitals, hospitality, etc. The company has a global footprint and exports to over 24 plus countries. Some of their clients include Amul, Coca-Cola, Hindustan Unilever, Torrent Pharma, Indian Railways. Right? So this is how it is. And if we talk about they have a lot of customers and the order book is robust. अब हम बात करते हैं इनके pros की, तो company has delivered good profit growth and the company is maintaining a healthy dividend payout. The only thing is it's trading, the stock is trading at 12.7 times its book value. अगर हम बात करते हैं इनकी सेल्स की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, तो फ्रॉम मार्च 2021 लास्ट 3 साल में जो सेल्स है वो ऑलमोस्ट लाइक 3.5 टाइम से थोड़ा ज्यादा हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो 9% से बढ़ के 15% पे आ गए हैं, और नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो उनमें भी बहुत अच्छे से इंक्रीमेंट है। और अगर हम ईपीएस की बात करें, recently the EPS has really jumped quite well. सेल्स अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करते हैं तो 2017 से लेकर 2024 तक इनकी सेल्स जो है ऑलमोस्ट 4 टाइम्स से भी ज्यादा हो चुकी है। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मार्जिन की बात करें तो 11% से बढ़ के 11% पे ही इनके स्टेबल है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 5 करोड़ से बढ़ के 26 करोड़ पे आ गया है। ईपीएस की बात करें तो देयर इज अ लीनियर ग्रोथ, और आई वुड से लिटिल बेटर ग्रोथ इन द ईपीएस ईयर ऑन ईयर बेसिस। अब हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स ग्रो कर रहे हैं, इवन बोरोइंग्स आर ग्रोइंग बट रिजर्व्स आर डेफिनेटली मच मोर हायर देन द बोरोइंग्स। और अगर हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करते हैं तो डेफिनेटली कैश इज बीइंग जनरेटेड एंड देयर आर गुड प्रॉफिट्स दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड ईयर ऑन ईयर। अब बात करते हैं इनके डेटर डेज की, तो ऑलमोस्ट स्टेबल है 60-63 डेज। आरओसी इज प्रीटी मच ग्रोइंग, 2018 में जो 27% थी, बीच में डिप होकर 11% पे हुई और अब बढ़ के 34% पे आ गई है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट स्टेबल है, कोई खास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं हुआ है। एफआईएस की होल्डिंग बहुत छोटी सी है, पब्लिक की होल्डिंग जो है इसमें काफी ज्यादा है, 25% के आसपास है। और अब चल के बात करते हैं इनके प्राइस की, तो प्राइस जो है आपके सामने लगा हुआ है। आई वुड लाइक टू शो यू कि प्राइस, मैं आपको ये स्टॉक पहले भी दे चुकी हूँ, बट आई स्टिल फील दिस इज रेडी फॉर अ फ्रेश ब्रेकआउट। यहाँ पे ये प्राइस है, आप देखिए स्टॉक का, और अब ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करने की तैयारी में खड़ा हुआ है। यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे कहीं पे बाई के लिए दिया था आपको आइस मेक, और अभी अच्छा खासा मूव इसने दिया है, बट अब इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको 945 के ऊपर मिलेगी। और अगर ये 750 पे गिरता है, आप इसमें और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इनफैक्ट पहला एक्यूमुलेशन आपका 850 पे होगा, दूसरा एक्यूमुलेशन आपका 750 पे होगा। बाइंग की अपॉर्चुनिटी 950 पे आएगी। टारगेट्स आपके रहेंगे 1000, 1100, 1200, 1300। ये टारगेट्स आपको 6 महीने में जरूर आते हुए दिखाई देंगे। सो ये मेरा दूसरा स्टॉक था। और लास्ट में मैं बात कर लेती हूँ तीसरे स्टॉक की, जिसका नाम है भारती हेक्सा। ये भी मैंने अभी रिसेंटली आपको दिया है, बहुत बहुत रिसेंटली आपको दिया है। 57,758 करोड़ की कंपनी है, पी थोड़ी ज्यादा है 90 पे। आरओसी इज 14%, आरओई इज अबाउट 14.4%। अगर हम बात करते हैं एग्जैक्टली क्या करते हैं, Bharti Hexacon Limited provides fixed line telephone and broadband services to customers in Rajasthan and Northeast telecom circles.
और ये मार्केट लीडरशिप है. द कंपनी लीड्स इन राजस्थान एंड द नॉर्थ ईस्ट विद सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर इन राजस्थान. It holds around 40% of the revenue market and 35% of the customer market, while in the northeast, including Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, and Tripura, it commands revenue market share of 52.7% and a customer market share of 49.8%. So basically, they are into landline and internet providers. They are into landline and broadband providers. अगर हम बात करें इनके प्रोस की, तो कंपनी has delivered good profit growth 22.56 CAGR and debtor days have improved. अगर हम इनकी सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा बेटर हो रहे हैं, और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो स्लाइट इंक्रीमेंट है, और ईपीएस की बात करें तो थोड़ा सा डिक्लाइन आया ईपीएस में. सेल्स अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो लास्ट 5 सालों में इनकी सेल्स डबल हो गई है, और अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की, तो दे हैव रियली ग्रोन अप वेल फ्रॉम नेगेटिव से धीरे धीरे बढ़ के 13, 23, 34, 42, 47% पे आ गए. मतलब लगातार इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, हालांकि ईपीएस में थोड़ा सा डिक्लाइन है. अब हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स अच्छे खासे हैं एंड बोरोइंग्स भी अच्छे खासे हैं, उनमें 1:2 का रेशियो है. उसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. Profits are growing really decently. Nice profits being generated. Debtor days have reduced drastically from 142 to 23 days. और अगर हम एफआई प्रोमोटर्स की होल्डिंग 70% है, एफआईएस की होल्डिंग 4.54%, डीआईएस की होल्डिंग 9% और पब्लिक की होल्डिंग 16.3% है. ठीक है, तो कोई खास रेड फ्लैग्स नहीं है. भारतीय हेक्सा की बात कर लेते हैं. भारतीय हेक्सा इज राइट हियर. तो ये स्टॉक जो है ना, since its inception, since it has been listed on the NSE, it is in uptrend continuously. और अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के बाद एक हॉरिजॉन्टल जा रहा है प्राइस. अब मुझे क्या लगता है कि इफ इट गोज अबव 1205, you will get a move of about 150 points. ये मूव आपको जरूर मिलेगा, और अगर ये 160 1370 के ऊपर चला जाता है तो आपको 1400, 1450, 1500 ये सब टारगेट भी आते हुए दिखाई देंगे. तो ये 3 स्टॉक मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ के निकाले हैं. रडार पे रखिए. एवरी डिप इज गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिटी. लेट मी जस्ट रीटरेट. हाईरेक्ट विच इज हिंद रेक्टिफायर्स. दूसरा है आपके लिए जो मैंने निकाला है स्टॉक, उसका नाम है आइस मेकर. और तीसरा स्टॉक जो मैंने आपके लिए निकाला है वो है भारतीय हेक्सा. सो ये तीन स्टॉक्स हैं जिनको आप रडार पे रखिए. भारतीय हेक्सा में एवरी डिप इज गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज एक्सपेंशन का स्कोप बहुत ज्यादा है, एंड इसमें आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं. विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ. और अगर आप पैसा बनाते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और लाइव मार्केट में ज्वाइन करिए टू मेक मनी अलोंग विद मी. बाय बाय, टेक केयर.